Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseño rolas de rock, back frente. नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। बेटा, आज आपको कक्षा 11वीं पद्य भाग घर की याद कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता में क्या दिया गया बेटा? घर की याद, जैसे शब्द से ही पता चलता है कवि को घर की याद आ रही है। तो कवि कहाँ है? कवि जेल में बंद है और उनको वहाँ से जो है अपने घर की याद सता रही है और किस प्रकार वो अपने घर की याद कर रहे हैं, उस पर आधारित ये कविता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित घर की याद नामक कविता से ली गई है। इसमें क्या दिया गया है? आज पानी गिर रहा है, तो कवि कह रहा है आज पानी गिर रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है, वर्षा के बारे में बता रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा का अर्थ है तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा, रात भर वर्षा होती रही। प्राण मन घिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा का अर्थ बेटा यहाँ पर जो है कवि की भावनाओं को जागृत करने से है कि कवि को घर की याद आती है, उसके मन में जो भावनाएं जागृत होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे प्राण और मन में छा जाना, प्राण मन का अर्थ है प्राण और मन में छा जाना, उसके मन में जो है घर की याद आ रही है। इस प्रकार जो है उसके मन में भावनाएं जागृत हो रही है, ये दर्शाया गया है। बहुत पानी गिर रहा है, तेज वर्षा हो रही है, नजर घर नजर में तिर रहा है। कवि को जो है तिरने का अर्थ हो बेटा तैरना। कवि के मन में घर की यादें तैर रही है, अर्थात कवि को जो है घर की बहुत याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, कवि का घर जो है कवि से दूर है क्योंकि कवि जेल में बंद है। घर खुशी का पूर है जो, पूर होता है बेटा भरा हुआ, उसका घर जो है खुशियों से भरा हुआ है जो कि उससे दूर है। ये आपका फर्स्ट काव्यांश था बेटा। इसमें किस प्रकार काव्य सौंदर्य दिया गया है, क्या दिया गया है? कवि ने इसमें जो है किसके बारे में घर की याद का चित्रण किया है। कवि जो है घर से दूर है, उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया गया है। भाषा सहज सरल और भावपूर्ण है क्योंकि कवि के भावों को दर्शाया गया है। फिर इसमें जो है पानी गिर रहा, वाक्य की आवृत्ति में दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी जो मैंने बताया था वीडियो में पहले भी बताया था कि जो आपके बिंब 3 तरह के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। दृश्य बिंब क्या होता है? जो हमें आंखों के सामने कुछ दिखाई सा दे जाए, जैसे पानी गिर रहा है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको क्या लगेगा? आपको बारिश याद आएगी कि पानी कैसे गिरता है, ये सारी चीजें ये आपकी दृश्य बिंब में आती है। तो पानी गिर रहा है की आवृत्ति बार बार की गई है, तो यहाँ दृश्य बिंब विद्यमान है। फिर आपका जो है यहाँ पर घर नजर में तिर रहा, यहाँ बेटा घर नजर में तिर रहा अंत्य अनुप्रास है, अनुप्रास लिख सकते हो, अंत में रह की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें कविता जो है आपकी तुकांत है और ये आपका इसमें दिया गया है। अब आप में जो है इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो काव्यांश है आपका उसमें किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो फर्स्ट है पानी गिर रहा पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा पानी गिर रहा का क्या अर्थ है? रात पर वर्षा हो रही है, उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि पूरी रात जो है वर्षा हो रही है और कवि के हृदय में इस प्रकार जो है उस वर्षा को देखकर अपने परिजनों के प्रति उसके मन में भावनाएं उठ रही है, उनको याद कर रहा है, उसके मन में भावनाएं जागृत हो रही है, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात का कवि पर क्या प्रभाव हुआ?
बरसात के कारण जो है कवि पर क्या प्रभाव हुआ, कवि को अपने घर की याद आने लगी, क्योंकि लगातार वर्षा होने के कारण उसके घर परिवार के साथ बिताए हुए जो दिन थे उन दिनों के बारे में वो सोचने लगता है और उन दिनों को सोचकर उसके मन में भावनाएं जागृत हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्राण मन घिरता का अर्थ क्या है। प्राण मन घिरता का अर्थ है कि प्राण मन गिरना, प्राण और मन में उसके याद आना, उसकी वो बताया गया है। तो प्राण मन गिरता का अर्थ यहाँ पर कवि ने बताया है, जिस प्रकार बारिश संपूर्ण वातावरण को गीला और नम कर देती है, उसी प्रकार जो है कवि भी अपने परिजनों को याद करके कवि का हृदय भी जो है अत्यधिक जो है नरम हो गया है, विचलित हो गया है, अधीर हो गया है, उसको भी अपने घर की याद आ गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका वाक्यांश का, कवि बेचैन क्यों है, उसने अपने घर के विषय में क्या कहा है। रात भर वर्षा होने के कारण कवि बेचैन है और कवि अपने परिवार से दूर है और अपने परिवार के बारे में क्या बताया है, उसका परिवार जो है भरा पूरा है, खुशहाल है, ये कवि ने यहाँ पर बताया है। तो ये आपका फर्स्ट का वाक्यांश था बेटा। नेक्स्ट सेकंड का वाक्यांश आपका, घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो यहाँ पर जो है कवि जो है अपने भाई बहनों के प्यार को याद कर जो बातें कह रहे हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके 4 बहन और 4 भाई बताए गए हैं। 5वां जो है कवि भवानी प्रसाद जी श्रीरंग है। तो कवि क्या बताते हैं, घर में 4 भाई, क्या बताते हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई, उसकी विवाहित बहन है जो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई थी, वो भी उसके घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर, उसके पिता के घर उसकी बहन आई है। हाय रे प्रीताप के घर, प्रीताप यहाँ दुख बताया गया है, हाय रे प्रीताप के घर, दुख के घर में आई है, क्योंकि कवि जो है उस घर में नहीं है, जिसके कारण सभी वहाँ पर परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए उसको प्रीताप का घर कहा गया है, दुख का घर कहा गया है। घर में सब जुड़े, अर्थात सभी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में सभी का प्रेम है, ये दर्शाया गया है। घर में सब जुड़े हुए, यहाँ पर जो है घर में सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आपस में स्नेह है। सबके इतने कब जुड़े, इतना जो है प्रेम उनका कभी पहले भी वो ऐसे ही जुड़े रहते थे, इतने कब जुड़े हैं जितने कवि को अब दिखाई देते हैं। 4 भाई 4 बहनें, कवि के घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, भुजाओं के समान सहयोगी भाई है। भुजाचार का क्या बताया है, भुजाओं के समान उसके सहयोगी भाई हैं। प्यार बहनें, और उन्हीं की तरह उनकी बहन भी प्यार का आधार है, उनके अंदर भी प्यार भरा हुआ है, ये बताया गया है। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता बंधा हुआ है, यहाँ पर ये बताया गया था बेटा। फिर इस काव्य में घर की यादों का चित्रण किया है कवि ने, काव्य सौंदर्य में घर की यादों का कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। इसके बाद भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है। यहाँ पर जो है भाइयों की भुजा और बहनों का स्नेह का प्रतीक बताया गया है। भाइयों को किसका प्रतीक बताया है, भुजाओं का, और बहनों को प्रेम का स्नेह का प्रतीक बताया गया है। भुजा भाई, यहाँ पर भय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। अब आपका जो है किस प्रकार से इससे जो है सेकंड काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है एक कुछ बेटा आम बोलचाल की भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था, जैसे सामान्य बोलचाल के शब्द जैसे मायका, बहन और प्यार, ये आम बोलचाल के शब्द हैं, ये आपके काव्यांश में बताना भूल गई थी। फिर आपके किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कवि के परिवार के बारे में बताइए। कवि के परिवार के बारे में क्या बताया गया है, कवि के परिवार के बारे में बताया गया है कि उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं, जिनका आपस में बहुत ही प्यारा संबंध है, वह एक दूसरे के साथ अटूट बंधन में जुड़े हुए हैं, आपसी प्रेम बहुत है उनका, ये बताया गया है।
अपने घर आकर बहन की क्या दशा हुई होगी। कभी सोचते हैं कि जब वो बहन जो है अपने घर आई होगी, मायके आई होगी, तो उसकी दशा कैसी हुई होगी। तो उसकी दशा जो है कवि को याद करके बहुत ही दुखी हुई होगी। वो उसके घर में जो है अपने भाई को न पाकर और पिताजी और माताजी को शोक में देखकर वह और भी अत्यंत दुखी हो गई होगी। नेक्स्ट है बुझा भाई प्यार बहने। मैंने पहले भी बताया था बेटा, यहाँ पर जो है पंक्ति में बताया था, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसके भाई जो है भुजाओं के समान आपस में सहयोगी बताए गए हैं और वे एक दूसरे के शुभ चिंतन। इस तरह जो है उसकी बहन जो है वो प्रेम से भरी हुई यहाँ पर बताई गई है। ये उसका आशय है। नेक्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन है इस काव्यांश का, सेकंड काव्यांश का। कवि के घर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है और इस माध्यम से कवि क्या स्पष्ट किया गया है। कवि के घर के लिए कौन सा विशेषण शब्द किया गया था। प्रीताप। प्रीताप का अर्थ क्या होता था, दुख। प्रीताप विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके माध्यम से कवि स्वयं के जेल में होने के कारण दुखी माता पिता और भाई बहनों के बारे में बताना चाह रहे थे, अवगत कराना चाह रहे थे। ये आपका सेकंड काव्यांश था बेटा। अब आपका थर्ड काव्यांश है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। कवि कहता है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह अनपढ़ है और वह दुख में गड़ी हुई है, अर्थात उस पर दुख का भार पड़ा हुआ है क्योंकि उसका बेटा जेल में बंद है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि माँ की गोद में सिर रखने पर उसे बड़ी सुख की प्राप्ति होती है, कोई भी दुख उसके पास नहीं रहता। ये तो सभी के लिए बेटा, माँ की गोद में सिर रखने से एक शांति सी प्राप्त होती है, वो दिया गया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। स्नेह धारा होती है प्रेम की भावना, और कवि कहते हैं माँ की जो प्रेम की भावना है उसका प्रसार यहाँ तक फैला हुआ है। पसारा होता है फैलावा, कि कवि को जेल तक जो है माँ की प्रेम की भावना फैली हुई है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसके बारे में जो जानकारी पाता वो पत्र में लिखती। तो कवि यहाँ पर बताता है कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता जिससे मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं कर सकता, ये बताया गया है। तो काव्य सुन रही है बेटा, इन पंक्तियों में माँ की सहजता और ममता को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर भाषा सहज सरल है, तुकांत है और माँ के लिए स्नेह धारा विशेषण प्रयोग यहाँ किया गया है। स्नेह धारा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर जो है इसमें तत्सम शब्द आए हैं कुछ, स्नेह धारा और पसारा। स्नेह धारा और पसारा यहाँ तत्सम शब्द दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है इसमें वात्सल्य रस उपस्थित है। कौन सा रस है, वात्सल्य, क्योंकि माँ और छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो वात्सल्य रस यहाँ पर विद्यमान है। फिर बेटा किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। कवि की माँ दुखी क्यों है। एक आपको ये बताना भूल गई बेटा, कवि कब जेल गए थे। कवि जो है सन 1942 में जो स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था उसमें जेल गए थे। कब गए थे, 1942 में स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, उसमें कवि जो है उस आंदोलन के कारण कवि जेल में गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कवि की माँ दुखी क्यों है। तो वह कवि के लिए चिंतित है क्योंकि उसका बेटा, पांचवा बेटा जो कवि है वो जेल में बंद है, उसकी याद करके वो दुखी है। नेक्स्ट पर्सन है, कवि अपनी माँ का पत्र क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। कवि की माँ अनपढ़ है, वह लिख नहीं सकती, इसीलिए कवि माँ का पत्र प्राप्त नहीं कर सका। नेक्स्ट पर्सन बेटा, माँ के प्रति कवि की भावनाओं पर प्रकाश डालिए। कवि की भावनाएं क्या हैं यहाँ पर। कवि अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। कवि जानता है कि उसकी माँ उसे याद करके बहुत दुखी होगी। वह अपनी माँ के प्रति जो है बहुत ही भावुक है। और कवि क्या बताते हैं कि उसकी माँ की गोद में सिर रख लेने से उसके जो है सारे दुख दूर हो जाते हैं, वह सारे दुख भूल जाता है। लास्ट पर्सन बेटा इस काव्यांश का,
कवि ने अपनी माँ के विषय में क्या क्या बताया है। काव्यांश में कवि अपनी माँ के विषय में बताता है कि उसकी माँ अशिक्षित है, अनपढ़ है। क्या बताते हैं? उनकी माँ अशिक्षित है, अनपढ़ है और उसके प्रति चिंतित रहती है, दुखी रहती है और उसकी गोद में सिर रखने पर वह अपने सभी संकट कष्ट भूल जाता है। ये भी बताया है कवि ने इसमें। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है बेटा, चौथा काव्यांश जो आपका है वो इस प्रकार से है। पिताजी जिनको बुढ़ापा क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा का अर्थ होता है बेटा अनुभव हुआ। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लरजता है। तो यहाँ पर कवि अपने जो है पिताजी के बारे में वर्णन करते हुए, उनकी बहादुरी के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जो है उनके जो है बुढ़ापे में बूढ़े हो गए हैं, परंतु उन्हें जो है जरा सा भी अपना बुढ़ापे के बारे में अनुभव नहीं है, अर्थात उन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं है। जो अभी भी दौड़ जाएं, अभी भी वह दौड़ लगाते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, अभी भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, कभी भी उनके अंदर जो है मौत के आगे डर नहीं हुआ, मौत से वो नहीं डरे हैं। शेर के आगे न बिचके, आज भी वो ऐसे हैं कि शेर उनके आगे आ जाए तो उसको देखकर भी वो घबराते नहीं है, अर्थात शेर से भी उन्हें डर नहीं लगता है। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज में बादल की तरह गर्जन है, बादल की तरह गर्जना है, इससे ऐसी वो आवाज निकालते हैं। काम में झंझा लरजता है। काम में झंझा होता है बेटा तेज जो आंधी होती है, तो आंधी तूफान के बारे में बताते हैं और उनके काम में आंधी तूफान भी कंपन महसूस करता है, अर्थात वह काम भी बहुत तेजी से करते हैं और बुढ़ापा उनके आसपास दिखाई नहीं देता है। ये यहाँ पर कवि ने अपने पिताजी के बारे में बताया है। कवि ने अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है, काव्य सुंदरी की फर्स्ट पंक्ति। फिर इसमें जो है यहाँ पर भाषा सहज सरल प्रभावमयी है, पूरी कविता तुकांत है। फिर इसमें जो है बुढ़ापा होते हुए बुढ़ापा नहीं आया, यहाँ विशेषोक्ति का वर्णन किया गया है, विशेष उक्ति कही गई है यहाँ पर। जो अभी भी में आवर्ती दी गई है व्यंजन की, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है और यहाँ वो जो है इस काव्यांश में उत्साह भाव के दर्शन हुए हैं, उत्साह दिखाया गया है। किसका? कवि के पिताजी का यहाँ उत्साह दिखाया गया है। ये काव्यांश आपका ये था। अभी आपके जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, तो कवि के पिताजी पर वृद्धावस्था का प्रभाव क्यों दिखाई नहीं देता है? क्यों दिखाई नहीं देता? इसका कारण यह है कि कवि के पिताजी शरीर से तो बूढ़े हुए हैं, पर वो मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। उनका मन आज भी जवान है, वो अपने आप को जवान ही मानते हैं। ये कहावत भी है बेटा, मन बूढ़ा तो सब बूढ़ा हो जाता है, मन अगर सही रहे तो मन के उसमें ही शरीर चलता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट पर्सन, पिताजी की क्या विशेषता है? पिताजी के बारे में बताया गया है, उनके ऊपर जो है बुढ़ापे का कोई भी असर नहीं है और वो किसी प्रकार की मुसीबत को देखकर घबराते नहीं हैं, मुसीबतों का सामना अच्छे से करते हैं, ये बताया गया है, डट कर सामना करते हैं। जैसे मुसीबत या शेर के आगे बताया, शेर से डरते नहीं है, ये बताया गया था। जैसे दिया है, शेर के आगे न बिचके, घबराते नहीं है उनके आगे भी। तो यहाँ जो है नेक्स्ट का आपका प्रश्न है, शेर के आगे न बिचके, यही बता देती हूँ। शेर के आगे न बिचके पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पिताजी की जो है उसके बारे में बताया है कि कोई भी कठिनाई क्यों न आए, वे किसी भी कठिनाई से घबराते नहीं है, अर्थात किसी भी कठिनाई का डट कर मुकाबला करते हैं, ये बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न इसमें, काम में झंझा लरजता का आशय स्पष्ट कीजिए। पिताजी के काम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, काम को पूरे मनोयोग से करते हैं वे, और जब भी कोई कार्य करते हैं ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान आ गई। ये बताया गया ना, आंधी तूफान की तरह कंपन होती है जब वो काम करते हैं, तो ये दर्शाया गया है बेटा। अब आपका काव्यांश 5th यहाँ पर है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला करके, हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर,
जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में गिर रहा है। यहाँ भी जो है कवि ने अपने पिताजी के बारे में ही बताया है कि पिताजी किस तरह से व्यायाम करते हैं, उसके बारे में कवि ने बताया है। आज गीता पाठ करके पिताजी को याद करते हुए कवि कहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी हर रोज गीता पढ़ते थे, तो गीता भगवत गीता जो होती है वो पढ़ी होगी पिताजी ने। दंड 260 करके उसके बाद जो है 260 कसरत की होगी, व्यायाम किया होगा। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर बेटा लकड़ी का एक मोटा वो होता है, उसको हिलाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो बताया गया है। मुठ उनकी मिला लेकर और उसकी मुठ पकड़कर गर्भ में ऊपर से नीचे आए होंगे, ये दिया गया है। जबकि नीचे आए होंगे, ऊपर से नीचे आए होंगे। नैन जल से छाए होंगे, जब उनकी आंखों में जो है जल आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा, क्यों आंसू आ गए होंगे? कवि को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि हाय वर्षा हो रही है और उसकी नजर में उसका घर तैर रहा है, अर्थात कवि को अपने घर की याद आ रही है। यहाँ पर भी जो है पुत्र वियोग में व्यथित पिता की जी की स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया गया है काव्य सौंदर्य में। फिर आपका जो है कुछ जानकारी दी गई है कवि ने यहाँ पर, जो है गीता पाठ करना, व्यायाम करना, ये सांस्कृतिक जो परिवेश की जानकारी दी है जो वातावरण में मौजूद है। फिर भाषा सहज सरल प्रभावमयी है, तो काम शब्दों का प्रयोग किया गया है। दंड 260 में अनुप्रास अलंकार है। दंड 260 में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। और यहाँ पर जो है कवि ने जो है कहा जा सकता है कि कवि की बिंब योजना काव्य में सशक्त है। बिंब योजना, दृश्य बिंब योजना, आप देखते हो कसरत करना या आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तो यहाँ पर भी दृश्य बिंब विद्यमान है। अब आपके बेटा किस प्रकार के प्रश्न इसमें आ सकते हैं वो आपको बता देती हूँ। कवि के पिताजी की जीवन शैली के बारे में, तो सबसे पहले कवि के पिताजी सुबह उठकर क्या करते थे? गीता पाठ करते थे। उसके बाद क्या करते थे? दंड 260 करते, 260 बार दंड लगाते थे, व्यायाम करते थे। उसके पास जो है मुकदर घुमाते थे, उसको घुमाते थे। ये उनके व्यायाम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी उदास क्यों थे? पिताजी के उदास होने का कारण, जब वो व्यायाम करके नीचे आए थे तो उनको अपने 4 पुत्रों को देखकर 5वें पुत्र भवानी की याद आ गई थी, इसलिए वो उदास थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। नेक्स्ट, घर नजर में तिर रहा का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि बता रहा है घर नजर में तिर रहा है, मतलब उनको जो है मन में घर की याद आ रही है, ये बताया गया है। कवि जो वर्षा हो रही है, वर्षा होने के साथ ही कवि को अपने घर की याद आ जाती है, वो क्योंकि वह सदस्यों से दूर है, घर के सदस्यों से, और जेल में बंद है। नेक्स्ट काव्यांश, कवि व्यथित क्यों है? आपके बेटा इसके बाद 4 काव्यांश और हैं, वो करवा देती हूँ। नेक्स्ट काव्यांश है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवि व्यथित क्यों है? कवि जेल में बंद है और वर्षा होने के कारण उसे अपने घर, माता पिता, भाई बहनों की याद आ रही है, इसलिए जो है कवि दुखी है, उसको घर की याद आ रही है, इसलिए कवि वहाँ पर दुखी है। ये आपका 5th काव्यांश था बेटा। आपकी कविता थोड़ी सी बड़ी है, तो 6th काव्यांश आपका वैसे इजी है बेटा। 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाही प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण में नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ पर जो है कवि क्या बताते हैं? कवि जो है अपने भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? 4 भाई 4 बहनें, कवि की अपने घर को याद करते हुए कहते हैं कि उनके 4 भाई और 4 बहनें घर में मौजूद हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, पहले भी बता चुकी हूँ, भुजा के समान सहयोगी भाई हैं और बहनें जो है प्रेम की प्रतीक बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। उनके पिताजी जब वो खेलते होंगे या खड़े होंगे, उनके पिताजी की उन पर नजर पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी अनुभव नहीं होता है।
रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, वे 4 पुत्रों को देखकर पांचवें का नाम लेकर अचानक रोने लग गए होंगे। अर्थात फिर कवि के पिताजी को कवि की याद आ गई होगी जो कि जेल में बंद है। अब सुंदरी बेटा, इसमें पुत्र वियोग से व्यथित पिताजी की दयनीय दशा को दर्शाया गया है। कवि की भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। तूफान शब्दों का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण विद्यमान है, करुण रस विद्यमान है यहाँ पर। और इसमें जो है भाई के लिए भुजा उपमा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास दोनों ही अलंकार विद्यमान है। और वात्सल्य रस भी यहाँ विद्यमान है। करुण रस के साथ साथ, दुख के साथ साथ यहाँ बचपन का वर्णन भी किया गया है बच्चों का, तो ये वात्सल्य रस भी यहाँ पर विद्यमान है आपका। तो आप में किस प्रकार के प्रश्न इसमें है? जेल में बैठा हुआ कवि अपने घर के विषय में क्या कल्पना करता है? कवि जेल में बैठा हुआ अपने घर के विषय में कल्पना करता है कि उसके 4 भाई और 4 बहनें प्रेम पूर्वक खेल रहे होंगे और खड़े होंगे। उन पर पिताजी की नजर पड़ने पर पिताजी दुखी हो गए होंगे क्योंकि उन्हें 5वें पुत्र की याद आ गई होगी। पिताजी की मानसिक दशा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट पर्सन है, पिताजी की मानसिक दशा पर प्रकाश डालिए। पिताजी जो है बहुत ही व्यथित हैं। उनके 4 पुत्रों को देखकर वे जब उन्हें 5वां पुत्र जो है भवानी प्रसाद दिखाई नहीं देते तो उसको याद कर कर वह बहुत दुखी हो गए होंगे। नेक्स्ट, पिताजी क्यों रो पड़े? वही बातें बार बार बेटे, उनके ऊपर अपने बुढ़ापे का तो प्रभाव नहीं है, वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं मानते, पर अपने 5वें पुत्र को याद करके वो रो पड़े होंगे। नेक्स्ट, भुजा भाई प्यार बहनें, बार बार चीजें आती है बेटा। ये तो भुजाओं के समान सहयोगी भाई हैं और बहन जो है प्रेम की प्रतीक है। ये पहले भी बता चुकी हूँ, यही क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 7th काव्यांश इस प्रकार से है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके श्रवण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर जो है कवि अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो 5वें पुत्र हैं अपने पिताजी के। तो क्या बताते हैं? 5वां मैं हूँ अभागा। अभागा होता है बेटा भाग्यहीन, जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो, क्योंकि कवि जेल में बंद है तो यहाँ पर अपने भाग्य को अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो कवि क्या बताते हैं? कवि बताते हैं 5वां मैं हूँ अभागा, तो मैं अपने पिताजी का 5वां पुत्र मैं बहुत ही भाग्यहीन हूँ, ये बताते हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, उसके पिताजी उसे जो है कवि को सोने पर सुहागा कहते थे। प्यार में बहते रहते थे, इस प्रकार अपने प्यार को बहाते रहते थे। आज उनके श्रवण बेटों में, उनके सोने जैसे बेटों में, 4 बेटों को सोने जैसा कहते थे, लगे होंगे उन्हें हेठे। उन्हें जो है ये बेटे जो है अपने 4 बेटे, हेठे, हेठे होता है बेटा हीन, तुच्छ, वो 4 बेटे उनके पास होते हुए भी उन्हें तुच्छ लगे होंगे क्योंकि उनका 5वां बेटा उनके पास नहीं है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, मैं उन पर जो है सुहागा, सोने पर सुहागा मेरे पिताजी कहते थे और मैं बहुत ही भाग्यहीन हूँ। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि भाग्यहीन होने के कारण मैं जेल में बंद हूँ और अनेक कष्टों को सह रहा हूँ। कष्टों के सहने के कारण यहाँ पर कवि ने अभागा कहा है। तो बेटा यहाँ काव्य सुंदरी इस प्रकार से है। पिताजी का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिताजी के प्रति गहरे प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है। कवि ने अपने पिता के प्रति स्नेह का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। सोने पे सुहागे, यहाँ एक मुहावरा दिया गया बेटा, सोने पे सुहागा एक मुहावरा है। नेक्स्ट है बंधा बैठा हूँ, इसमें बेटा व्याख्यावर्ती है, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। फिर रूपक भी है यहाँ पर, श्रवण बेटे, सोने जैसे बेटे यहाँ पर, तो ये रूपक अलंकार यहाँ विद्यमान है। भाषा सहज सरल प्रभावमयी है, करुण रस विद्यमान है और यहाँ पर तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां काव्यांश आपका ये है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वयं के विषय में क्या कहा है? तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वयं के विषय में बताता है कि वह अपने माता पिता का 5वां पुत्र है
और उसके माता पिता जो है उससे बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु वह जो है अपने दूर होने के कारण जो उनके पिताजी माताजी जो है बहुत ही दुखी हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट पर्सन, काव्यांश के आधार पर सोने पे सुहागे का क्या अर्थ है? सोने पर सुहागा जो मैंने बताया बेटा एक मुहावरा है और इसका अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति का अधिक अच्छा लगना। मतलब कवि जो है वो उनके पिताजी को बहुत ही अच्छा लगता था, वो चारों पुत्रों से अधिक प्रिय कवि लगता था उनके पिताजी को, ये सोने पे सुहागा इसलिए कहते थे। नेक्स्ट पर्सन, पिताजी को उनके बेटे हेटे क्यों लगे होंगे? हेटे तुच्छ लगे होंगे, क्यों लगे होंगे? क्योंकि उनका जो सबसे प्रिय बेटा भवानी जी है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उनको जो है अपने 4 बेटे वो जो है हीन लगे होंगे, तुच्छ लगे होंगे। नेक्स्ट पर्सन, कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? क्योंकि कवि जो है इन सब का स्नेह, अपने घर में जो प्रेम है माता पिता का स्नेह नहीं प्राप्त कर सकता, वह जेल में बंद है और जेल की कठिनाइयों से जूझ रहा है, इसलिए कवि अपने आप को अभागा कहता है। तो ये आपका 7th काव्यांश बेटा। 8th काव्यांश इस प्रकार से है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, सब तुम्हारे लिए ही है। यहाँ माँ जो है उनके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर भवानी जी की पिताजी की आंखों में, तो भवानी की माता जी उनको समझाते हुए कहती है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा। जब माँ ने पिताजी की आंखों में आंसू देखकर उनको कहा होगा तो यह दुख बहुत ही बड़ा होगा। आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, कि जेल में भवानी बहुत ही अच्छा है, फिर आंख में किस लिए पानी आ गया है, उनके पिताजी को कहती है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है। क्या कहती है? वह तुम्हारे मन को समझकर और तुम्हारे अपनत्व को समझकर ही जेल में गया है। वह तुम्हारी ही लीक है, वह तुम्हारी ही परंपरा है, क्योंकि वह स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जेल में गया है। तुम्हारी परंपरा के ऊपर ही, परंपरा के कारण ही वो इस परंपरा को निभा रहा है, तुम्हारी चलाए हुए रास्ते पर ही वो चल रहा है, ये बताया गया है। कवि के द्वारा यहाँ जो है पिता और माता के दुख और पिता के दुख को दर्शाया गया है। फिर संवाद शैली है, यहाँ पर छंद मुक्त कविता है और इसमें तुकांत शैली है और वही जो है करुण रस दिया गया है। इस प्रकार जो है ये शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है इसमें क्या दिया गया है, कुछ जो है यहाँ पर जो है उसे आदर्श और परंपराओं के प्रतीक के रूप में भी यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि परंपरा से बताया ना, परंपरा लिख से हटकर जैसे उसके पिताजी ने रास्ते दिखाए उन्हीं रास्तों पर वह चल रही हैं, ये बताया गया है। फिर इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा? काव्यांश में माँ किसे सांत्वना दे रही है? काव्यांश में कवि की माँ कवि के पिताजी को सांत्वना देते हुए कहती है कि कवि की याद आने के कारण वह दुखी है, इसलिए उनको सांत्वना दे रही है, कहती है कि वह ठीक ही होगा। नेक्स्ट पर्सन, माँ के मानसिक भावों को स्पष्ट कीजिए। माँ जो है अपने पुत्र के जेल जाने पर उसके पिताजी के व्यथित होने पर उन्हें समझाती हुई कहती है कि वह तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, तुम्हारे बताए के कारण वह जेल में गया हुआ है, और देशभक्ति उसकी देशभक्ति पर तो तुम्हें अभिमान होना चाहिए, ये बताती है। नेक्स्ट, माँ ने किस कार्य को सही ठहराया है? देश हित के लिए भवानी प्रसाद जेल में गया है, इस कार्य को माँ ने ठीक ठहराया है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो है देश हित कार्य सबसे ऊपर का कार्य है। नेक्स्ट पर्सन, यह तुम्हारी लीक ही का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि की माँ उनके पिताजी को समझाते हुए कहती है कि उनके बेटे ने जो किया अच्छा ही किया, उनके आदर्शों पर चलकर ही वे जेल गए हैं। उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, तो इसी प्रकार उसी लड़ाई के कारण ही जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी 1942 की, उसकी लड़ाई के कारण ही वो जेल में गए, ये बताया गया। काव्यांश आपका 9th काव्यांश है। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता। यहाँ कवि के बारे में बता रही है उनकी माँ। इस तरह हो ने कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ।
तो यहाँ कवि उनकी माता कहती है, पाँव जो पीछे हटाता, जिस रास्ते पर उसका बेटा चल रहा है, अगर उसके वह पाँव हटाता तो वह क्या होता, कोख को मेरी लजाता। वो को क्या कहती है, कवि की माँ कहती है, अगर पीछे हटता तो उससे मेरी कोख लज्जित हो जाती, अर्थात वह देश के कर्तव्य से मुंह मोड़ता तो यह उसकी माँ की लज्जा होती, जननी की लज्जा होती। इस तरह हो न कच्चे, कच्चे का अर्थ है बेटा कमजोर। उसके पिताजी जो रो रहे हैं, कवि के पिताजी, उसके बारे में बता रहे हैं। तो माँ समझाते हुए कहती है, इस प्रकार तुम मत रो, अपना दिल को कमजोर मत करो। रो पड़ेंगे और बच्चे, तुम्हें देखकर और बच्चे भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने सहते हुए कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कहा होगा कि मैं नहीं रोता हूँ और अपने धैर्य को नहीं खोता हूँ। इस प्रकार पिताजी ने अंदर ही अंदर कितने दुख सहे होंगे, ये बताया गया है। इसमें काव्य सौंदर्य यहाँ पर भी जो है माता पिता की जो धैर्यशीलता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। पाँव पीछे हटाता, कोख को लजाता, बेटा ये दो मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। संवाद शैली है और प्रश्न शैली भी दी गई है। कहाँ दिया गया है, तो ये प्रश्न शैली भी आ जाती है। भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है। कविता आपकी तुकांत शैली में विद्यमान है। प्रश्न इस प्रकार से है, कोख लजाना से क्या आशय है। कोख लजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी माँ को लज्जित करना, ये बताया गया है। क्योंकि कवि की माँ जो है अगर पीछे हटता स्वतंत्रता की लड़ाई से तो कवि की माँ शर्म से मर जाती, लज्जाती, ये बताया गया है। माँ पिताजी को क्यों समझा रही है, माँ पिताजी को इसलिए समझा रही है क्योंकि कवि के पिताजी अत्यधिक कमजोर पड़ गए हैं। उनके कमजोर पड़ने के कारण उनके बच्चे भी धैर्य खो बैठेंगे और अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इस कारण वह जो है समझा रही है। पिताजी के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पिताजी का मन बहुत दुखी और अशांत है। वे कवि के जेल जाने से दुखी हैं। उनके लिए अपने हृदय की वेदना को छिपाना कठिन हो गया है। इस कारण वे भावुक होकर अत्यंत परेशान हो गए हैं। लास्ट प्रश्न है इस काव्यांश का, धीर में खोता कहाँ हूँ, पंक्ति कहाँ से स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि के पिताजी अपनी पीड़ा को छिपाते हुए कहते हैं कि मैं धैर्य को नहीं खो रहा हूँ, मैं सही हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। इस प्रकार जो है अपने दुख को छिपाने का कवि के पिताजी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। ये आपका 9th काव्यांश था बेटा। 10th काव्यांश इस प्रकार से है, हे सुजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर कवि जो है सावन के महीने में जो बारिश हो रही है उस सावन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे सुंदर आकर्षक लोगों को खुशियाँ देने वाले सावन, हे सुजीले हरे सावन, हे सुंदर हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पुण्य पावन का अर्थ होता है पवित्र शुभ, हे कि मेरे शुभ पवित्र, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम को तो बरस लो परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, वो पांचवें पुत्र को याद करके वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। तुम जो है मेरे पिताजी को जाकर कह देना कि मैं यहाँ खुशी से रह रहा हूँ, मजे से रहना, खुशी से रह रहा हूँ, घर नहीं बस यही हूँ, घर पर नहीं हूँ, मैं जेल में हूँ, बस इतना ही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, यह मेरा बेबसी का बस है, यह बस बड़ा बस है। बड़ा के बाद जो बस आया है उसका अर्थ है बेबसी है। तो यहाँ रहने के लिए कभी बेबस है, लाचार है। इसी बस से सब विरस है, इसी बस से कवि को सब नीरस लगता है, कोई रस नहीं है उसके जीवन में, ये बताया गया है। इस काव्यांश में कवि ने सावन को दूत बनाकर अपने परिवार के पास भेजा है, संदेश पहुंचाया है। यहाँ पर भाषा सहज सरल है। पुण्य पावन, बस बड़ा बस में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। बस शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार, एक मैंने बताया बस क्या है बेबसी, एक बस रुकने वाली बात कही गई है। काव्यांश में संबोधन शैली है और यहाँ पर जो है तुकांत कविता है। ये आपका 10th काव्यांश है।
किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। काव्यांश में कवि जो है किसे संबोधित कर रहा है, किसे कर रहा है, सावन को कर रहा है। उसके लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया, क्या कहा है, सजीले कहा है, हरे कहा है, पुण्य पावन कहा है। इन विशेषण शब्दों का कवि ने प्रयोग सावन के लिए किया है। नेक्स्ट आपका, कवि ने सावन से क्या प्रार्थना की है। कवि ने सावन से प्रार्थना की है कि हे सावन तुम तो बरस लो, मेरे पिताजी को जाकर संदेश देना और कहना कि वो ना बरसे और मेरे लिए ना तरसे, आंसू ना बहाए, दुखी ना हो मेरे लिए। नेक्स्ट पर्सन, कवि की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। कवि की वास्तविक स्थिति क्या थी बेटा। कवि जो है वास्तव में अपने घर को याद करके बहुत दुखी हो रहा था, परंतु अपने घर वालों को दुखी देखना वो नहीं चाहते थे। उनकी वास्तविक स्थिति यही थी। नेक्स्ट, कवि झूठ क्यों बोलता है। कवि बहुत दुखी है, परंतु अपने सावन के माध्यम से अपने घर पर संदेश पहुंचाता है कि भाई यहाँ आनंद से रह रहे। ऐसा जो है क्यों बोलता है, क्योंकि उसके माता पिता उसे दुखी देखकर अधिक दुखी न हो, ये बताया गया है। अब आपका 11th का वाक्यांश है, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। तो उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो यहाँ पर कवि जो है संदेशवाहक सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सावन, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना कि मेरी सच्चाई के बारे में तुम मैं बताना कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, तुम उन्हें धैर्य देते रहना। धीर होता है धैर्य। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ, कविताएं पढ़ और लिख रहा हूँ, ये उन्हें कह देना। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, उन्हें कहना कि जेल के में जो है मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और मैं उनका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। जेल के अंदर उन्हें जो है बहुत कुछ सहना पड़ता है, लोगों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी प्रकार का शोक न करें, दुखी न हो। तो ये काव्यांश आपका इस प्रकार से था बेटा। इसमें कवि के जो है अपने दुख को छिपाने के का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कवि ने सावन को संदेशवाहक बनाया है। कहना की आवर्ती काव्य में संगीतात्मकता विद्यमान है, भाषा सहज सरल भाव में है, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जहाँ जहाँ सावन को संबोधित करके कहा गया बेटा, वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कवि किसके माध्यम से और किसे संबोधित कर रहा है। कवि जो है सावन के माध्यम से अपने पिताजी को संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, पिताजी को संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, कवि झूठ क्यों बोल रहा है। क्योंकि उसे अपने माता पिताजी की चिंता है, उसके दुख को देखकर उसके माता पिता और दुखी न हो, इसलिए कवि झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, कवि क्या संदेश भेजता है। कवि संदेश भेजता है कि उसे जेल में कोई भी कष्ट नहीं है, वह जो है जेल में मजे से रह रहा है और वह लिख पढ़ रहा है और उनका नाम रोशन कर रहा है, जिसके कारण उनके माता पिता दुखी न हो, ये बताया गया है। नेक्स्ट, कवि यह संदेश क्यों भेज रहा है। कवि यह जानता है कि कारावास में बंद होने के कारण उसके माता पिताजी उसके लिए दुखी होंगे, इसलिए कवि यह संदेश भेज रहा है। ये आपका 11th का वाक्यांश था बेटा। अब आपका नेक्स्ट का वाक्यांश है 12th का वाक्यांश। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और सहना मस्त कहना मस्त हूँ मैं, जो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहते हैं कि हे सजीले सावन, मेरे पिताजी को जाकर कहना मस्त हूँ मैं यहाँ पर मस्ती से जीवन जी रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ। गांधी जी की जो बताई हुई बातें हैं, जो सूत काटते थे, उसी सूत को काटने में मैं व्यस्त हूँ, अर्थात गांधी जी के चलाए हुए रास्ते पर मैं यहाँ चल रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, बहुत सारा ढेर सारा भोजन खाकर मेरा वजन जो है वो 70 शेर हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं यहाँ पर खेलता कूदता रहता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ,
दुख जो है वो दूर रखता हूँ। ठेलते का अर्थ है दूर रखना, दुखों से दूर रहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, जो न कहना अस्त हूँ मैं। और कवि यहाँ पर कहता है कि तुम कहना कि मैं वह जो है यहाँ पर मस्त हूँ, मस्ती में जीवन जी रहा हूँ। जो न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त बेटा निराश। और कवि जो है सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी को जाकर ये न कहना कि मैं यहाँ पर निराश हूँ। अब काव्य सुंदरी, इसमें भी माता पिताजी के दुख के बारे में वर्णन किया गया है, वही तुकांत और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग है। फिर जो है मुहावरे हैं यहाँ पर भी बेटा, डट कर ठेलना और अस्त होना, यहाँ दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। फिर 70 से स की आवर्ती है, यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अब यहाँ किस प्रकार से प्रश्न आपके हैं 12th काव्यांश में, तो आपके प्रश्न है कवि अपना वजन 70 शेर बताता है, इससे वह क्या स्पष्ट करना चाहता है। इससे कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो ढेर सारा भोजन खाते हैं और भोजन खाने के कारण और खुश रहने के कारण उसका वजन बढ़ गया है, ये बताना चाहते हैं। कवि सावन से क्या न बताने के लिए कहता है और क्यों। कवि सावन से निर्देश देते हुए कहते हैं कि मेरे घर जाकर ये न बताना कि मैं यहाँ पर निराश हूँ, उदास हूँ, उसके बारे में न कहने के लिए कह रहे हैं, जिसके सुनकर उनके पिताजी को दुख होगा, माता पिताजी को कष्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन, कवि सावन को अपने माता पिता से क्या कहने के लिए कहता है। कवि सावन को अपने माता पिता के पास जाकर कहने के लिए कहता है कि वहाँ पर वह बहुत खुश है, उछलता कूदता खेलता कूदता है और अपने कामों में व्यस्त रहता है और ढेर सारा भोजन करता है, जिससे उसका वजन भी 70 से हो गया है। लास्ट काव्यांश इसका, कवि अस्त क्यों है। अस्त का अर्थ होता है निराश, वह निराशा से भरा हुआ है क्योंकि उसे अपने माता पिता तथा भाई बहनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए कवि निराश है। अब आपका लास्ट काव्यांश है बेटा, हाय रे ऐसा न कहना कि जो ऐसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं, खुद ने समझू कौन हूँ मैं, देखता कुछ बक न देना, उन्हें कुछ शक न देना, हे सजीले हरे सावन कि हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच में को वे न तरसे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हाय रे ऐसा न कहना, कैसे न कहने के बारे में कहते हैं, अपने दुखों के बारे में कवि कहते हैं कि हे सजीले सावन, मेरे घर जाकर जो मेरे पिताजी माताजी को मेरे दुख के बारे में मत कहना, है कि जो वैसा न करना, जैसा मैं यहाँ पर हूँ वैसा ही मत कह देना, कहने देना जागता हूँ, यह न कह देना कि मैं यहाँ पूरी रात जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, डर लगता है, भागता डर लगता कि आदमी को देखकर मुझे यहाँ डर लगता है, कहने देना मौन हूँ मैं, यह मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, खुद ने समझू कौन हूँ मैं अपने आप को समझने में भी समर्थ नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात मेरे अंदर जेल में काफी बदलाव आ गया है, देखना कुछ बक न देना, बक न देने का अर्थ है बेटा कह न देना। कवि कहता है कि हे सजीले सावन, मेरे घर जाकर मेरे बारे में कुछ कह मत देना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई संदेह न होने देना मेरे बारे में, हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, हे मंगल कामना करने वाले सजीले सावन, तुम वर्ष लो वे न बरसे, तुम बरस लो वर्षा कर लो, मेरे माता पिताजी की आंखों से आंसू न निकले, पांचवों को वे न तरसे, पांचवें पुत्र को याद करके अर्थात मुझे याद करके मेरे माता पिताजी न तरसे, बताया गया है। फिर इसमें भी जो है माता पिता के दुख को ही दर्शाया गया है कवि जो है। फिर यहाँ भाषा सहज सरल है और कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है सावन के लिए, सजीला, हरा, पुण्य, पावन, मैंने पहले भी बताया था बेटा ये विशेषण शब्द है। यहाँ पर आदमी से भागता हूँ, कवि की अंतर व्यथा को दर्शाया, अंदर की व्यथा को, पीड़ा को दर्शाया गया है। पुण्य पावन में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, कविता तुकांत है यहाँ पर। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपके इस काव्यांश के, लास्ट काव्यांश है बेटा आपका, कहने देना मौन हूँ मैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि यहाँ कहते हैं कि हे सावन के बादलों से बोधित करते हुए कवि जेल में अपनी पीड़ा बादलों से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वह कि उसकी पीड़ा को, दुख के विषय में उनके घर जाकर मैं बता दें। काव्यांश नेक्स्ट काव्यांश
नेक्स्ट प्रश्न है, काव्यांश से कवि की किस स्थिति का पता चलता है? तो इस काव्यांश से जो है कवि की दयनीय स्थिति का पता चलता है कि किस प्रकार वो कष्ट में जीवन जी रहा है, रात भर जागता रहता है और उसको आदमी से भी डर लगता है। तो उनकी कष्ट और पीड़ा को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ वक्त न देना का आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ वक्त न देना है तो कवि यहाँ जो सावन को संबोधित करते हुए कहता है, हे सावन, तुम मेरे बारे में मेरे घर जाकर कुछ कह मत देना जिससे जो है मेरे घर वाले दुखी हो जाएं, अर्थात मेरी यहाँ की असलियत मत बता देना। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवें को वे न तरसे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे पिताजी व माताजी को पांचवें पुत्र की याद न आए, अर्थात मुझे याद करके वो दुखी न हो। तो बेटा ये कविता आपकी जो है यही समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।